गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम आधुनिक भारत में बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के उदय एवं उन परिस्थितियों का उल्लेख करेंगे और उस समय के जो बंगाल के नवाब थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। समकालीन बंगाल में जो शामिल क्षेत्र था उसमें आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड वाला क्षेत्र शामिल था। और यदि बंगाल के नवाबों की बात की जाए, हालांकि उससे पहले एक बात और हम मान लेते हैं, बंगाल के लिए माना जाता है कि वो दुनिया के जो बड़े उपजाऊ क्षेत्र थे उस जमाने के उनमें शामिल था। क्योंकि आज भी हम मानते हैं कि अगर नदियों के जाल की बात की जाए तो भारतीय पश्चिम बंगाल में भी और दुनिया के स्तर पर सबसे ज़्यादा जो नदियों का जाल है वो बांग्लादेश में था। और बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र, कम्युनिकेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जल और स्थल मार्गों की भरमार थी वहाँ पर। उत्पादन बहुत ही बड़े स्तर पर होता था और चूंकि अंग्रेज जो थे वो एक प्रॉफिट मेकिंग कम्युनिटी थी, इसलिए उनका कंफर्ट जोन भी बंगाल बना। और चूंकि अगर हम मुगलों की बात की जाए तो मुगलों में भी जब उनका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था तो बंगाल में किसी को गवर्नर या सूबेदार बनाना और वहाँ बनना बहुत बड़ा ओहदा माना जाता था। इसलिए बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, चूँकि विशाल भी था और अपने सामरिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। तो बंगाल के नवाबों में अगर बात की जाए तो हम ये तो मानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का जो केंद्रीकरण था, जो एक इस्टेब्लिशमेंट था, उसका पतन शुरू हुआ और जो रीजनल शक्तियां थी उन्होंने स्वयं को उस केंद्रीय मुगल सत्ता से ऑटोनोमस या स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था। और इस अर्थ में बंगाल के जो मुगल गवर्नर थे औरंगजेब के समय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, मुर्शीद कुली खां, और उन्होंने 1717 में, और यानी औरंगजेब की मृत्यु के कुछ समय बाद, स्वयं को ऑटोनोमस घोषित कर दिया। और बंगाल के नवाबों के क्रम में मुर्शीद कुली खां ही वो पहला व्यक्ति था जो बंगाल का पहला गवर्नर था। और उन्होंने 1717 में स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर ढाका के स्थान पर, जो मुगल काल में बंगाल की राजधानी थी, के स्थान पर मुर्शिदाबाद को नवीन राजधानी शहर घोषित किया। साथियों, इस क्रम में मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल के दूसरे जो गवर्नर जनरल बने उनका नाम था सिराजुद्दौला। और यह नवाब मुर्शीद कुली खां के, ये अगर माना जाए तो नाती थे। साथियों, राजगद्दी पर बैठने के साथ ही कंपनी के साथ उनका विवाद बढ़ने लगता है। एक दस्तक पत्र का दुरुपयोग करने तथा फोर्ट विलियम की बिना अनुमति किलेबंदी करने के कारण नवाब सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता तथा फोर्ट विलियम को जीतकर मानिक चंद को वहां अपना प्रशासक नियुक्त किया। साथ ही कलकत्ता को अब अलीनगर नाम दे दिया। तो चूंकि फोर्ट विलियम इनका अपना, अंग्रेजों का अपना फोर्ट था बंगाल में यानी कलकत्ता में, तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और साथियों, सिराजुद्दौला के टाइम में ये हुआ 20 जून 1756 में, जिसे हम इतिहास में काल कोठरी की घटना बोलते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि फोर्ट विलियम दुर्ग की एक काल कोठरी थी जो 14 बाई 18 फीट की थी। इसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बनाने, और अब हम जानते हैं कि वो घटना जून के महीने में थी और ये उच्चतम गर्मी का टाइम होता है। इसलिए जब सुबह लोगों ने
उसको देखा तो 146 में से 23 लोगों के ही जीवित बचने का उल्लेख है, जिसका एक प्रत्यक्षदर्शी जॉन हॉलवेल था, जो बाद में कार्यवाहक गवर्नर बने थे अंग्रेजों की ओर से बंगाल के। अब साथियों, ये घटना बहुत बड़ा तमाचा था अंग्रेजों के लिए, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कंपनी द्वारा मद्रास से 2 सैन्य अभियान भेजने का उल्लेख मिलता है। एक जल मार्ग से एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में और दूसरा स्थल मार्ग द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। और चूंकि कालकोठरी की घटना जो थी वो 20 जून 1756 की थी और 2 जनवरी 1757 में उन दोनों सैन्य अभियानों के कलकत्ता पहुंचने पर कलकत्ता व फोर्ट विलियम पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किया, क्योंकि मानिक चंद से उन्होंने उस फोर्ट विलियम की चाबियां ले ली रिश्वत दे के साथियों। अब होता यह है, क्योंकि कलकत्ता का नाम अलीनगर था, अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो 9 फरवरी 1757 में नवाब के साथ फिर उन्होंने एक संधि की, अलीनगर की संधि। अब चूंकि नवाब दबाव में था, तो ऐसा माना जाता है कि इस संधि द्वारा नवाब ने अपने समस्त व्यापारिक विशेषाधिकार, यानी कंपनी के जो व्यापारिक विशेषाधिकार थे वे और कंपनी को किलेबंदी की अनुमति करने सहित क्षतिपूर्ति के रूप में भी भारी धन देने का समझौता या वायदा किया। साथियों, अब अंग्रेजों को ये थोड़ा समझ में आने लगा था कि अब अगर बंगाल में रहना है और इस देश को स्टेबल करना है अपने नेतृत्व में, तो फिर बंगाल में अपने सहयोगी या अपने लिए जो फेथफुल हों ऐसे लोगों को राजगद्दी पर बिठाना है। और सिराजुद्दौला के साथ उनका अनकम्फर्ट फेज शुरू होता है, और यही कारण था कि 23 जून 1757 में फिर प्लासी का युद्ध होता है। तो साथियों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में होता है। यह, अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं, तो भागीरथी नदी, जिला नदिया, बंगाल में यह स्थित है। और यह युद्ध नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, और रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिश सैन्य संगठन के मुखिया थे, के बीच हुआ। नवाब के सेनापति मीर जाफर साथियों नवाब के साथ विश्वासघात करते हैं और वह युद्ध मैदान में नवाब की सेना का नेतृत्व नहीं करके साइलेंट या मूक दर्शक या अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने या खड़े होना फील कराते हैं। साथियों, इस विकट परिस्थितियों में मोहनलाल और मीर मदान 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किया, लेकिन चूंकि फूट थी और लोगों ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा धोखा मिला था सिराजुद्दौला को, तो परिणाम तो स्वाभाविक रूप से क्लाइव के पक्ष में रहा। मीर जाफर के पुत्र मीरान ने साथियों सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अगर इस युद्ध का महत्व को हम टच करें, तो व्यापार व वाणिज्य के साथ साथ अंग्रेजों द्वारा पहली बार बंगाल में राजनीति में प्रवेश किया और अब वे बंगाल की राजनीति के भाग्य विधाता बने। भारत में राजनीतिक अधिकार करने हेतु आगे के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हुआ और केम पन्नीकर, जो बहुत बड़े इतिहासकार केरल मूल के हुए हैं, उन्होंने इस युद्ध के यानी प्लासी के युद्ध के लिए लिखा है कि वस्तुतः प्लासी अंग्रेजी विश्वासघात का व षड्यंत्र का एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने, जिसमें मीर जाफर, जगत सेठ, अमीचंद आदि शामिल थे, ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास में। साथियों, सिराजुद्दौला को राजगद्दी से हटाया गया, चूंकि मार दिया गया, तो अब वो विश्वासघाती जो सेनापति था मीर जाफर, वे 1757 में बंगाल के नवाब बनते हैं। और साथियों, उनका टाइम 1760 तक रहता है। मीर जाफर को क्लाइव का जैकल यानी गीदड़ भी कहा जाता था। नवाब बनाने के उपलक्ष्य में मीर जाफर द्वारा बंगाल का एक महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र 24 परगना सहित
भारी धन कंपनी और क्लाइव को दान अनुदान रिश्वत में दिया, और ऐसा मानते हैं कि 3 करोड़ रुपए की वो लगभग बड़ी रिश्वत थी। साथियों, फिर जब मीर जाफ़र से उनके स्वार्थ पूरे हो गए, यानी मीर जाफ़र अब उनकी पूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं रहे, तो उन्होंने मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवीन नवाब घोषित किया, जो 1760 से 64 के मध्य बंगाल के नवाब पद पर विराजमान रहे। नवाब बनाने के एवज में फिर मीर कासिम ने उनको लगभग 2 करोड़ रुपए की भारी रिश्वत और बंगाल के चटगांव, बर्दवान और मिदनापुर जैसे बहुत ही उपजाऊ और महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को दिए। साथियों, मीर कासिम के लिए माना जाता है कि उन्होंने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी नवीन राजधानी घोषित किया। साथ ही यहीं पर उन्होंने एक तोप खाने की स्थापना भी की। साथियों, अंग्रेजों द्वारा जो दस्तक प्रथा थी, साथियों हम जानते हैं कि फर्रुख शेर ने 1717 में 3,000 रुपये के एवज में बंगाल में मुफ्त व्यापार हेतु एक दस्तक फ्री पास का अधिकार अंग्रेजों को दिया। अब अंग्रेज उसका भारी मात्रा में दुरुपयोग करने लगे, और यह भारतीय व्यापारियों को भी जब थोड़ा मौका मिला तो उन्होंने भी कर मुक्त व्यापार करना शुरू कर दिया, और वस्तुतः ये भारतीय अर्थव्यवस्था, बंगाल की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा था। तो नवाब ने इसका विरोध किया। अब विरोध करते अंग्रेज तो इतने स्वार्थी थे कि उन्होंने मीर कासिम को भी अब नवाब पद से मुक्त करने की कोशिश की, और बल्कि कर ही दिया, और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में साथियों, अब बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, वो किसी तरह से पहुंचता है लखनऊ, जो उस ज़माने में अवध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था, और वहाँ का जो नवाब था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, उनसे वो सहयोग लेते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में हिंदुस्तान के मुगल बादशाह शाह आलम भी अपने ही वजीर के डर से इलाहाबाद के किले में रहते थे, और किसी तरह से वो अवध के नवाब के यहाँ आया जाया करते थे। और जब मीर कासिम अवध पहुँचे तो उन्हें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी वहीं मिले, और उक्त परिस्थितियों में फिर एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। साथियों, 23 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो तथा भारतीय सेना की ओर से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम के मध्य बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर बिहार में हम जानते एक जगह है, जिला भी है। लेकिन साथियों, इस युद्ध का परिणाम भी अंग्रेजों के पक्ष में रहा। तो हम लोगों ने पढ़ा, अगर प्लासी का युद्ध पूछा जाए तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया रॉबर्ट क्लाइव ने, और यदि बक्सर का पूछा जाए तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। साथियों, ये माना जाता है कि प्लासी का जो षड्यंत्र के आरोप लगता है अंग्रेजों पर, उस जीत पर मुहर लगा दी थी कौन से युद्ध ने? बक्सर के युद्ध ने। और प्लासी के युद्ध के सापेक्ष अंग्रेजों की बक्सर की जीत ने उन्हें बंगाल के साथ साथ अब भारत का भाग्य विधाता भी बना दिया, क्योंकि इस युद्ध में बंगाल के नवाब के साथ उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी पराजित किया। और इसी के परिणाम थे अब ब्रिटिश कंपनी ने बहुत खुलकर इलाहाबाद की संधियां की, जो 2 संधियां थी। पहली संधि साथियों 12 अगस्त 1765 में हुई, और यह संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। और अगर प्रावधानों की बात की जाए तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का विशेष अधिकार या समस्त अधिकार अब कंपनी को मिल गए। 53 लाख रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में निजामत यानी कानून व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय प्रशासन का समस्त जिम्मेदारी नवाब
नजमुद्दौला को दे दी गई, जो मीर जाफर के पुत्र थे। साथियों, 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन तथा इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र मुगल बादशाह को देकर पेंशन याफ्ता बना दिया। साथियों, वस्तुतः यह बंगाल में दोहरे यानी द्वैत शासन की शुरुआत थी। द्वैत शासन जिसमें वास्तविक सत्ता कंपनी के हाथों में थी और देखने को कानूनी और जो न्याय व्यवस्था थी उसकी समस्त जिम्मेदारी बंगाल के नवाब को दे दी गई, और जबकि धन के समस्त अधिकार कंपनी के पास थे। और ये द्वैत शासन जो था ये बंगाल के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ, और माना जाता है कि द्वैत शासन के दुष्परिणाम इतने अधिक थे कि 1769 से 70 के मध्य बंगाल में एक भयावह अकाल पड़ा, जिसमें बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई थी। साथियों, कंपनी के इतिहास में ये बहुत ही एक काला अध्याय माना गया स्वयं ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा, और यही कारण था कि जब नवीन गवर्नर ऑफ बंगाल यहाँ आए, वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उन्होंने 1772 में इस द्वैत शासन को स्वयं ने समाप्त किया। तो पहली संधि इलाहाबाद में हुई थी हिंदुस्तान के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि साथियों नवाब शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे के साथ 16 अगस्त 1765 में। साथियों, इस संधि में नवाब पर 50 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना लादा गया। साथ ही अवध को में कर मुक्त व्यापार का विशेषाधिकार कंपनी ने प्राप्त किया। अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद छीन कर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिया गया। अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब कंपनी ने ले ली। बदले में अवध के खर्च पर एक ब्रिटिश सेना के गठन तथा अवध में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति का प्रावधान इसमें था। तो कुल मिला के साथियों, अंग्रेज़ों ने बहुत ही कूटनीति, बहुत ही सैन्य क्षमता और अपने एक बड़े अनुभवों के आधार पर बंगाल की सत्ता को अपने अधीन किया, और यही कारण था कि प्लासी और बक्सर के युद्ध आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत ही लैंडमार्क या टर्निंग पॉइंट साबित हुए, और भारत में जो कंपनी व्यापार करने आई थी वो पहली बार व्यापार से अपने आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा के का लिए या उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश करती है। थैंक यू साथियों, आज हम इतना ही करेंगे, और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर अपनी अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।